अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक एथिक्स की चीज़ें कवर कर ली हैं। तो दिस कैन बी अवर लास्ट चैप्टर बिफोर एंटरिंग द फाइनल एग्ज़ाम एंड इट विल बी द 7th चैप्टर दैट विल बी रीडिंग फ्रॉम दिस इंजीनियरिंग कोर्स। हमने लास्टली जो चीज़ स्टडी की थी इंजीनियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, और वैसे तो इंजीनियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 6 ये है, लेकिन मैं चूँकि इंजीनियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के बाद ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी इसलिए पढ़ाता हूँ आमतौर से ताकि ऑर्गेनाइजेशनल डिसओबीडियंस के बारे में भी आपको अंदाज़ा हो, जिसका मैं जिक्र इंजीनियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में किया है। और उस ट्रस्ट और रिलायबिलिटी और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी में ऐड करूँगा इसके अंदर इंशाल्लाह, उसकी बात हम क्लियर कर सकें। तो हम ये लफ्ज़ सुनते हैं ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड रिलायबिलिटी। इन लफ्ज़ों का प्रोफेशनली मतलब क्या है? और वैसे तो अगर आप देखें तो ना सिर्फ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर या लीगल लॉज के अंदर ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है और ट्रुथ की बहुत इंपॉर्टेंस है, बल्कि जो आपके रिलीजियस जितने भी आपके रिलीजन्स हैं या आपके दूसरे जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उसमें हर चीज़ हर रिलीजन में ट्रुथ की एक ही डेफिनेशन है। ट्रुथ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो चूँकि इतनी इम्पोर्टेंस मोरल स्टैंड पॉइंट है ट्रुथ का और उसकी प्रोफेशनली इतनी इम्पोर्टेंस है, उसकी डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और फिर किस तरीके से हम फॉल्सिफिकेशन करते हैं या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली या रेकलेसनेस होती है हमारी, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है, उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हमें डिसऑनेस्टी के फॉर्म्स के बारे में पता ना हो, हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आलिम ना हो, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में क्या कहते हैं इसका इल्म ना हो। अच्छा, इन कोड ऑफ एथिक्स के बारे में हमने जो है वो डिटेल्ड एनालिसिस लास्ट जो NSP कोड ऑफ एथिक्स है उसमें हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है कि मुख्तलिफ़ कैनन्स ट्रुथ के बारे में क्या कहते हैं। एक केस स्टडी है, मैं ज़रा उसको देखूँ केस स्टडी समझाता हूँ तो है क्या, उर्दू में बताता हूँ उसको, इंग्लिश में तो लिखी हुई है, और फिर इस केस स्टडी का आंसर नहीं दूँगा, चैप्टर पढ़ाऊँगा, उस चैप्टर के अंदर ही इसका आंसर शामिल है इस केस में। जॉन साहब एक स्टूडेंट थे, कोऑप स्टूडेंट कहलाते हैं, यानी कि इंटर्नशिप कह लें या ऑपरेटिंग स्टूडेंट्स कह लें उसको, जो कि एक समर जॉब कर रहे हैं किसी ऑयल कंपनी, एक्सप्लोरेशन कंपनी के साथ, ऑयल कंपनी के साथ वो एक जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, समर जॉब, और दोबारा फिर वो स्टूडेंट बन जाएंगे। तो ऐसी ही समर जॉब्स आती हैं जिसमें 2-3 महीने की जॉब होती हैं और एक मखसूस स्टूडेंट जो है जिसकी किसी मखसूस स्किल्स की वजह से उस जगह पे हायर हो जाता है। अच्छा, ये जो कंपनी है जिस पे ये जॉन साहब जॉब कर रहे हैं, ये दरअसल कस्टमर की रिक्वेस्ट पर ड्रिलिंग करती है और उनको डाटा प्रोवाइड करती है कि यहाँ पर ड्रिल करना फिजिबल है, प्रॉफिटेबल है, इकोनॉमिकल है या नहीं है। और वो रिपोर्ट्स जब कस्टमर को मिलती हैं तो मज़ीद फिर ड्रिलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उस वहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने चाहिए। मिनरल्स फॉर एग्जांपल गैसोलीन, ये जो ऑयल है या गैस है, नेचुरल गैस है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये उन डाटा के ऊपर फैसला किया जाता है। अब जॉन साहब जो हैं, जो कि इस समर जॉब पे हैं, उनको प्लेस किया गया है इंचार्ज एक फील्ड का, एक टीम का, जो कि टेस्ट ड्रिल कर रही है, जो कि मुख्तलिफ साइट्स हैं वहाँ पर क्या कर रही है, टेस्ट ड्रिल कर रही है। और वो साइट्स कस्टमर ने बताई कि आप यहाँ पर टेस्ट ड्रिल करें और यहाँ का डाटा हमें जमा करके दें और हमें एडवाइस करें, हमें सजेस्ट करें, हमें रिपोर्ट्स लिख के दें कि यहाँ पर मज़ीद ड्रिलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब जॉन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसका जो डाटा कलेक्ट हो रहा है फील्ड पे, क्योंकि एक रफ डाटा है, इसको सफिशिएंट रिपोर्ट्स, सफिशिएंट कहते हैं जामिया, कंप्लीट, ऐसी रिपोर्ट जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद हो, कस्टमर आसानी से उसको पढ़ सके, सफिशिएंट कहते हैं। रफ डाटा को सफिशिएंट रिपोर्ट्स में, कंप्लीट रिपोर्ट में, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट में तब्दील करना है ताकि कस्टमर्स को समझ सकें। ये जॉन साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जॉन साहब का एक और बहुत अच्छा दोस्त पॉल, बहुत पुराना दोस्त होता है, वो भी जॉब कर रहा है जॉन की टीम के अंदर और जॉन की टीम का 4 पर्सन है पॉल, जो यानी कि जॉन साहब का बड़ा ही गहरा दोस्त, पुराना दोस्त पॉल, वो जॉन की टीम का 4 पर्सन यानी जॉन की टीम का मेंबर है। अच्छा, जब जॉन साहब फील्ड का डाटा, जिस फील्ड की डाटा की बुनियाद पे वो रिपोर्ट कंपाइल करेंगे, वो कस्टमर को बोलेंगे कि फ़लाँ जगह ड्रिल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जब जॉन साहब वो डाटा रिव्यू करते हैं
तो उनको ये पता चलता है कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, क्रूशल, पिवटल, अहम स्टेप जो है वो नहीं परफॉर्म किया जा सका। और अगर जब वो परफॉर्म नहीं किया जा सका तो इसकी वजह से आप सही रिज़ल्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकते। और अगर आप वो दोबारा स्टेप्स करेंगे तो इसका मतलब है कंपनी का बहुत ज़्यादा खर्चा आप दोबारा करेंगे। यानी वो स्टेप ही समझ लें कि जब ड्रिलिंग होती है ना, तो ड्रिलिंग के साथ साथ एक केमिकल भी डाला जाता है। उस केमिकल को पे एनालाइज किया जाता है कंप्यूटर सिमुलेशंस के तौर पर, जिससे ये पता चलता है कि फ़लाँ जगह आपकी जो है वो ज़मीन किस तरह की है, नेचर क्या है, सॉल्टी है, मडी है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो वो जो केमिकल था, जो कि टेस्ट केमिकल, लुब्रिकेंट, जो भी कहना चाहिए उसको, वो पॉल साहब ड्रिलिंग के आखिरी मरहलों में डालना भूल गए थे, जिसकी वजह से डाटा जो है जो जमा हुआ है वो डाटा प्रॉपर नहीं है। वो डाटा अगर उसको मज़ीद हम कंपाइल करेंगे तो वो सही रिजल्ट नहीं देगा। और इसकी पॉल साहब जो है वो डालना उसको भूल गए थे। अब अगर वो गलत डाटा चले जाएंगे तो नेचुरल गैस की जो डेवलपमेंट है वो फिर नहीं हो सकेगी, यानी उसकी एक्सप्लोरेशन कंपनी नहीं कर सकेगी। इतना इम्पोर्टेंट है वो मामला। अब जॉन का मतलब ये हो, जॉन ने ये बात सोची, जॉन ने कहा अगर ये बात आगे जाती है तो पॉल साहब जो है ना वो जॉब से हाथ धो बैठेंगे। और पॉल साहब इस वक्त जॉब से हाथ धोना अफोर्ड कर नहीं सकते, जबकि उनके घर में मसाइल भी चल रहे हैं और वो इसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं। और जॉन ने ये बात प्रीवियस कंपनी के डाटा फाइल से अकस मालूम की कि ये जो टेस्ट केमिकल है ना, ये सिर्फ 1% रिज़ल्ट बताती है सही तरीके से प्रेजेंस का। बाकी जो रिज़ल्ट्स हैं, जो टेस्ट्स हैं, ये बाकी रिज़ल्ट्स वहाँ से कंपाइल होते हैं और बाकी कुछ 1% जो टेस्ट रिज़ल्ट्स हैं वो इस टेस्ट केमिकल से निकलते हैं। तो एक तो ये जॉन साहब ने अपनी तरफ से नतीजा पास। अब इस सूरत हाल में जॉन साहब को क्या करना चाहिए? क्या उनको भी ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेनी चाहिए और अपने सुपीरियर्स को नहीं बतानी चाहिए, और या पॉल को प्रोटेक्ट करना चाहिए? तो ये सवाल है, और इस सवाल के जवाब में हम पढ़ते हैं चैप्टर पूरा। तो व्हाट डू द कोर्ट से? एन इंजीनियर शुड बी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक इन स्टेटिंग क्लेम्स। ये तो हमने बात पहले डिक्लेयर की है। अगर ऑनेस्टी नहीं है तो व्हाट इज़ ऑनेस्टी लफ्ज़ ही आता है। द इंजीनियर शुड सीक एक्सेप्ट एंड ऑफर ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ टेक्निकल वर्क। दूसरी बात ये। तीसरी ये, इंजीनियर शेल बी ऑब्जेक्टिव एंड ट्रूथफुल इन प्रोफेशनल रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स और टेस्टिमनी। यानी कि जॉन साहब को ये बात देखनी चाहिए ना कि आपने अगर जो टेस्टिमनी दे रहे हैं, टेस्टिमनी से मतलब क्या है कि आप अपनी बात के विटनेस हैं कि जो आप बात कह रहे हो सच कह रहे हैं, आप टेस्टिफाई कर रहे हैं कि टेस्ट रिजल्ट सही हैं और ये बात पूरी मेरी नॉलेज के हिसाब से सही है, आप उसकी गवाही दे रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड टेस्टिमनी, जो भी आपकी स्टेटमेंट। तो जब तक, अब क्योंकि एक और बात ये है ना कि एक प्रोफेशनल होने का मतलब ये है कि बाकी लोग प्रोफेशनल नहीं है, तो जो पब्लिक, जनरल पब्लिक है, वो प्रोफेशनल के ऊपर अपना ट्रस्ट इसलिए डालती है ना क्योंकि प्रोफेशनल ने 5 जो हमने क्रिटिस्टिक्स पहले पढ़ कर आए हैं, जिसमें आप कहते हैं वाइटल नॉलेज एंड स्किल्स, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, ऑटोनॉमी एट द वर्क प्लेस, तो इस तरह के और भी जो थे, ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोफेशनलिज्म के, ये आम वर्कर के या लेबर के पास नहीं होते। इसकी वजह से प्रोफेशनल्स ज़्यादा पैसे भी लेते हैं और उनकी मोनोपोली भी होती है और उनकी बात ट्रस्टवर्दी भी होती है क्योंकि वो उनके पास अथॉरिटी होती है। अब अगर वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करें और मिसलीडिंग जो है वो कमेंट्स पास करें, तो इससे ट्रस्ट भी ब्रोक हो सकता है। यानी कि जो जनरल पब्लिक ने आपको ट्रस्ट डेवलप की वजह से आपको प्रोफेशनल का स्टेटस दिया, तो वो भी आपका डैमेज हो सकता है स्टेटस। द इंजीनियर्स शैल इशू पब्लिक स्टेटमेंट्स ओनली इन एन ऑब्जेक्टिव एंड ट्रूथफुल मैनर। तो ये तो एनएसपी कोड ऑफ एथिक्स की जो कैनन है, ये तो 4 कैनन हमने वहाँ पर हाईलाइट कर दिए, इम्पोर्टेंट। तो नाउ लेट अस स्टार्ट अगेन। होप यू आर लिसनिंग टू मी। तो हमने बात की व्हाट डज द कोर्ट सेज, 4 कोर्ट्स की हमने बात की। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ डिसऑनेस्टी की हम बात करते हैं। लाइंग है, फिर डिलिबरेट डिसेप्शन है, इसके अलावा विथहोल्डिंग इंफॉर्मेशन है, फिर फेलियर टू सीक आउट द ट्रुथ है। ये 4 हैं, बारी बारी सबको देखते हैं। लाइंग, जहाँ तक बात है, झूठ बोलना जिसको हम कहते हैं, सिर्फ लफ्ज़ों से झूठ नहीं बोला जाता,
बाज़ औक़ात आपके एक्सप्रेशंस, आपकी क्या कहते हैं जेस्चर्स, आपके काम करने के तरीके भी लाइंग के ज़मरे में आते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू से लाइव in terms of saying the words orally. So that is one thing that we need to understand. That is why the word misleading is written over here. A lie is a statement believed to be false or seriously misleading, made with the intention to deceive. First of all, one need to think, अगर for example एक बंदा झूठ बोलता है और वो deliberately झूठ बोल रहा है, लेकिन बाद में जो उसने झूठ बोला था वो चीज़ हो जाती है, तो क्या वो जो बंदा जिसने डेलिबरेटली उस वक्त झूठ बोला था उसका झूठ तसव्वुर किया जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव के बाद में उसकी बोली हुई चीज़ सच साबित हो गई या सच हो गई. तो चूँकि इंटेंशन वॉज टू लाई एंड टू मिसलीड, दैट इज़ द मेन सिनेरियो. दैट इज़ वाई लाइंग की वजह से आपका जो प्रॉब्लम है ना, एथिकल जो डायलेमा है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और जिसकी वजह से आपकी मोरल स्टैंड पॉइंट जो है ना, उस मोरल स्टैंड पॉइंट की आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है. और क्रेडिबिलिटी को डिक्रीज़ ना होने दें, और क्रेडिबिलिटी आपकी जो है वो मेंटेन रहे और ट्रस्ट डेवलप रहे, उसकी रिस्पेक्ट से वन ऑफ द फर्स्ट and the foremost thing that one need to adhere is not to lie. Intentionally अगर आप lie करेंगे तो that is very unethical. अच्छा, unintentionally lie करना तो एक दूसरा फॉर्म है, क्योंकि unintentionally lie करना, unintentionally किसी चीज़ को बोल देना तो मिसलीडिंग के ज़मरे में आ सकता है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है जिसकी कोई एक एक्सपर्टीज़ या स्किल सेट नहीं है, लेकिन उसका जो बॉस है, उससे वो स्किल सेट कहता है कि आपको आता है, और आप सिर्फ अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए कह देते हैं हाँ मुझे ये स्किल सेट आता है. तो ये भी तो एक लाए है ना कि आपने झूठ बोला. लेकिन बहुत दफ़ा लाई इंटेंशनली नहीं होता, अनइंटेंशनली बंदा बहुत सारी चीज़ें बोल जाता है जो उसको समझ नहीं आता, लेकिन अगर हम उसकी बुनियाद पे जाएँ तो वो होता एक ही झूठ. दैट इज़ द वन ऑफ द फोरमोस्ट थिंग जिसको आप लाई कहते हैं. इस लाई के बाद आती है डेलिब्रेट डिसेप्शन. डिसेप्शन तो लफ्ज़ ही धोखाधड़ी का है, सही है. हमने वो इम्पीडिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल एक्शंस पढ़े थे. उन इम्पीडिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल एक्शन की फॉर्म्स, मेजर फॉर्म क्या थी? डिसऑनेस्टी थी. तो जो डेलिब्रेट डिसेप्शन है उसका मतलब ही ये है क्या है कि जानबूझ के किसी को धोखा देना, ये इट्स अ फॉर्म ऑफ लाई एज वेल. लेकिन अब जो डिसेप्शन है ना, वो जो लाइंग है वो तो ओरल है, हो सकती है, जेस्चर की फॉर्म में हो सकती है. ये डेलिब्रेट डिसेप्शंस जो है ना, ये एक्शंस की फॉर्म में होती है. एक्शंस वो जो रिटर्न होते हैं बाज़ औक़ात, या एक्शंस वो जो परफॉर्म कर दिए जाए, या जो वो एक्शंस जो आप कर गुजरे. यानी एक ऐसी नॉलेज जो आपके पास है नहीं और ये दिखाना कि आपके पास वो नॉलेज है ताकि जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स. डेलिब्रेट डिसेप्शन नहीं. आजकल के दौर में आप फेसबुक पे देखें तो हर कोई जो है वो डॉक्टर बना हुआ है, हकीम बना हुआ है, इवन दो दे डज नॉट पोजेस. और ये आपने देखा ना, प्रोफेशनलिज्म के भी बहुत ख़िलाफ़ है कि हम देखते हैं कैनन्स में लिखा हुआ है कि एक इंजीनियर को चाहिए कि वो अपनी स्किल सेट के रिस्पेक्ट से ही अपनी सर्विसेज दे प्रोफेशनली. लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हर कोई कमेंट कर रहा होता है हर चीज़ के ऊपर जिसके उसको इल्म नहीं होता. तो ये भी डेलिब्रेट डिसेप्शन, जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स. यानी एक्सेसिव प्रेज के लिए आप मिस रिप्रेजेंट करते हैं अपनी ओन वैल्यूज़ को. अच्छा, उसके आपके कोई कंसर्न्स भी नहीं है. आप चाहे उससे आपके कमेंट्स की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चाहे ना हो, आपको इनसे कोई सरोकार ही नहीं है. आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी अपनी प्रेज़ हो, आप इम्प्रेस कर सकें लोगों को. तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम डेलिब्रेट डिसेप्शन कहते हैं. फिर है विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन. जानबूझ के ऐसी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, डाटा को अपने पास होल्ड किया जाए और वो ना
शो किए जाएँ, बताए जाएँ, जिसकी वजह से आगे कोई प्रॉब्लम रेज़ हो सकती है। इसका अभी हमने जो केस स्टडी किया था जिसमें जॉन और पॉल का था, अगर जॉन अपने बॉसेस को नहीं इन्फॉर्म करता या करे, अपने बॉसेस को नहीं इन्फॉर्म करे रिगार्डिंग पॉल्स मिसलीडिंग बिहेवियर और जो पॉल ने गलती की है, तो ये एक तरीके से विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन के ज़मरे में आ सकता है। यानी जॉन जानते बूझते हुए ऐसी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कंसील करने की कोशिश कर रहा है जस्ट टू सेव पॉल, और पॉल की उस गलती की वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। अगर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फेलिंग टू कन्वे इन्फॉर्मेशन दैट द ऑडियंस वुड रीजनेबली एक्सपेक्ट, यानी जनरल पब्लिक, यानी उसकी एक और एग्जांपल है कि बुक में नहीं है एग्जांपल, ये मैं आपको जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ कि चैलेंजर डिज़ास्टर हुआ था 1985 में। नासा ने चैलेंजर एक स्पेस आपकी एक्टिविटी थी, उसका स्पेस क्राफ्ट का नाम चैलेंजर रखा था उस पूरे स्पेस मिशन का, जिसमें चैलेंजर स्पेस क्राफ्ट को जो है वो अपर एटमॉस्फेयर में जाना था, और उसकी 1984 या 85 जनवरी गालिबन में डेट थी। हमने पिछले चैप्टर में एक हज़रत का भी जिक्र किया, जॉन स्पिलबर्ग का, कि जिन्होंने इसके बारे में जो है वो विसल ब्लोइंग की थी। अच्छा, इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ कि जब एस्ट्रोनॉट्स चैलेंजर में जा रहे थे तो इंजीनियर्स ने उनको इस बात से आगाह किया था कि जो लॉन्चिंग पैड के ट्यूब्स हैं उसमें बर्फ़ जम रही है सॉरी उसमें बर्फ़ जम रही है। अच्छा, ये जो बर्फ़ जमना था ये आम तौर से हो जाता था उस वक्त लॉन्चिंग पैड्स में, तो एस्ट्रोनॉट्स को ये ऑप्शन दिया गया कि अगर आप चाहें तो ये लॉन्च को हम डिले कर सकते हैं ताकि जब तक हम ये बर्फ़ जमने वाला प्रोसीजर को इसको सही कर लें, या अगर आप चाहें तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं जैसे आपने पहले भी कैरी ऑन किया था। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी ये आधा सच था, पूरा सच नहीं था। पूरा सच ये था कि जो ट्यूब्स के साथ आगे ओ रिंग्स है ना, ओ रिंग्स पे भी बर्फ़ जम रही थी, और बाद में पता यही चला कि जब चैलेंजर स्पेसक्राफ्ट री एंट्री कर रहा था अपर एटमॉस्फेयर से अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उन्हीं ओ रिंग्स में बाद में गालिबन आग लगने की वजह से ही यूएस एयर स्पेस के ऊपर चैलेंजर पूरी जो है वो फट गई थी, और जितने भी क्रू मेंबर्स थे, 7 थे गालिबन क्रू मेंबर्स, उन सब की मौत वाक़ हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेलिब्रेट विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन जस्ट टू मेक श्योर कि आपका टारगेट अचीव हो जाए, और अगर उसकी वजह से कोई ऐसा प्रॉब्लम रेज हो सकता है जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न रेज हो जाएंगे या हो सकते हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को छुपाना एक तरीके से फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी में आता है। इसको हम कहते हैं विद होल्डिंग द इंफॉर्मेशन, intending to deceive by withholding the information। फोर्थ वन है फेलियर टू सीक आउट द ट्रुथ। ये फेलियर टू सीक आउट द ट्रुथ जो है वो जानबूझ के भी होता है और अनजाने में भी होता है, यानी ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी होता है कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ऐसा ही होता होगा, या अजम्पशंस कर लेते हैं कि शायद ऐसा हो। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि पिछले वक्तों में रिसर्च जब होती थी तो फॉर एग्ज़ाम्पल 3 स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के जो कि ग्रेजुएट होने वाले हैं, और वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और एक सुपरवाइज़र यानी फैकल्टी सुपरवाइज़र के अंडर में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं। तो उनके जो सुपरवाइज़र है उनको वो प्रोजेक्ट देता है कि एक ऐसा मीटर, इकोनॉमिकल मीटर बनाएं जिसकी वजह से गाड़ी का माइलेज नाप सकें। अब उनको ये प्रोजेक्ट मिला, और स्टूडेंट्स को पता है कि अगर वो किसी तरीके से गाड़ी की स्पीड मेजर कर लें
ओडोमीटर स्पीड, और एक तरीके से वो गाड़ी के इंजन में जाने वाला जो फ्यूल है उसका फ्लो मेजर कर लें, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो उनको माइलेज पता चल जाएगी गाड़ी 1 गैलन में कितना चल रही है। माइल्स पर आवर को अगर वो डिवाइड करेंगे फ्लो रेट से फ्यूल के जो कि इंजन में जाता है, तो उससे उनको ये बात पता चल जाएगी कि गाड़ी में कितना माइलेज लग रहा है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ को मेजर करने के लिए उनको वोल्टेजेस के इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस की मेजरमेंट्स चाहिए, तो ओडोमीटर की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की मेजरमेंट तो उनको आसानी से मिल सकती है, बिकॉज ओडोमीटर तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। लेकिन जो फ्यूल गेज से फ्यूल पंप से इंजन तक फ्यूल जाता है उसका जो फ्लो रेट है उसको मेजर करने के लिए उनको फ्यूल पंप चाहिए। अच्छा, क्योंकि फ्यूल पंप था नहीं उनके पास, स्टूडेंट्स के पास, और उसको मंगाने में टाइम लग रहा था, और स्टूडेंट्स की जितना टाइम लग रहा था उतने टाइम में स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। तो ये बात स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने सुपरवाइज़र को तो नहीं बताई। सुपरवाइज़र ने जब उनका इनिशियल आइडिया देखा तो उनको बड़ा अच्छा लगा सुपरवाइज़र को फॉर एग्जाम्पल, तो उसने स्टूडेंट्स को बोला कि इसका पब्लिकेशन करनी चाहिए जर्नल के अंदर। अब मेकिंग द सेंस के दे हैवंट रिसीव्ड द फ्लो मीटर येट बट दे अज्यूम द रीडिंग ऑफ द फ्लो मीटर टू बी व्हाट, उन्होंने अजम्पशंस ले ली बाय यूजिंग द पावर सप्लाई। तो उन्होंने कहा हम पावर सप्लाई, उनको ये पता था कि फ्यूल का जो फ्लो पंप है उसका जो वेरिएशन है वो कितने वोल्ट से कितने वोल्ट तक ही होती है। उन्होंने वही वोल्टेज सिमुलेट करके डाटा, एक क्या कहना चाहिए उसको, फर्जी डाटा निकाल के उसके रिजल्ट्स कंपाइल करके उसको रिसर्च आर्टिकल में डाल के भेज भी दिया बाहर, और सुपरवाइज़र का नाम भी ऑथर के को ऑथर के तौर पे लिख के दे दिया। मेकिंग शो कीपिंग नोट कि आप ये बात सुने कि सुपरवाइज़र को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जब स्टूडेंट्स ने ये काम किया। सुपरवाइज़र को जब ईमेल रिसीव हुई रिगार्डिंग जनरल फ्रॉम द जनरल कि आपके जो स्टूडेंट्स ने आर्टिकल सेंड किया है वो बहुत ज़बरदस्त है और हमें उसके रिजल्ट अच्छे लगे, उसमें ये चीज़ें आप रेक्टिफाई कर दें, तो सुपरवाइज़र ने स्टूडेंट से पूछा कि भाई इसका फ्लो जो गेज था वो तो हमें रिसीव नहीं हुआ, तो फिर रिज़ल्ट्स आपने कहाँ से निकाले, और फिर आपने मुझे बगैर बताए पेपर सबमिट कैसे करा, और आपने मुझे पेपर पहले दिखाया क्यों नहीं। तो स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर हमारी जो है वो ग्रेजुएशन करीब है और हमें फिर वो जॉब भी हमारी तकरीबन हो गई है, तो हम अगर लेट हो जाएंगे और फ्लो ये जो है मीटर बाद में आता है फ्लो गेज, तो हमें फ्लो सेंसर जो है तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे ग्रेजुएशन एक्सटेंड हो सकती है जैसे में आप, और फिर आप भी बहुत बिज़ी होते हैं, तो हमने बॉदर करना मुनासिब नहीं समझा आपको, और हमने ये सब काम एक फर्जी डेटा सेट को करके उस जर्नल के जो थे पब्लिशर उनको भिजवा दिया, एडिटर को भिजवा दिया। तो सुपरवाइज़र ने इसका रिस्पॉन्स ये दिया कि उन स्टूडेंट्स को बोला कि उन स्टूडेंट्स का जो जर्नल पब्लिकेशन पेपर था वो विड्रॉ करवाया, और स्टूडेंट से कहा कि आप एक अपॉलजी लेटर लिखें उसको जर्नल के सेक्रेटरी को, एडिटर को। तीसरा, उनकी जो FIP जो की वजह से जो ग्रेजुएशन थी वो 6 महीने मज़ीद डिले हो गई। देखें ना, ये होता है आप फेलियर टू सीक आउट द ट्रुथ, कि आपके पास जो था वो चाह सकते थे कि आप वेट करते उसका क्या कहते हैं फ्लो मीटर का, लेकिन आपने वेट नहीं किया और आपने एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दी। द ऑनेस्ट इंजीनियर इज़ वन हु इज़ कमिटेड टू फाइंडिंग द ट्रूथ, नॉट सिंपली अवॉइडिंग द डिसऑनेस्टी। तो वाई इज़ डिसऑनेस्टी रॉन्ग? अच्छा, इसको हम एक और तरीके से नापते हैं, देखते हैं कि ऐसा माशरा, एनवायरनमेंट जहाँ पे सब के सब लोग ऑनेस्ट हों, तो दे कैन बी ब्लंटली ऑनेस्ट अबाउट द थिंग्स दैट दे शुड नॉट बी सेइंग इन फ्रंट ऑफ द अदर, जस्ट टू मेक श्योर कि वी आर सेइंग इन दिस थिंग इन एन ऑनेस्ट वे, बट द अदर पर्सन कैन बी हर्ट बाय सेइंग दैट, बाय लिसनिंग टू दैट ऑनेस्ट रिव्यू। मैं एक एथिकल स्टैंड पॉइंट से बता रहा हूँ, प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट से नहीं बता रहा हूँ। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आजकल बात हम बड़े सुनते हैं लोगों से, भाई हम तो हक बयान करते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम तो हक बयान, हम तो सच बात बोलेंगे, सच बात बोलेंगे। बाज़ औक़ात
आपकी जो ये जो सच्चाई है वो इतनी ब्रूटल भी हो सकती है, हो जाती है कि दूसरों को उससे नुकसान पहुँचे या दूसरों को इससे कोई फ़ायदा ना पहुँचे। अच्छा, बाज़ औक़ात आपकी इसको इस तरह से भी लेना चाहिए, बाज़ औक़ात मेरी एक बुराई है, अब वो बुराई मेरे किसी एक बंदे को पता है, और हालांकि वो बात सच है कि मेरी ये बुराई है और उसको पता है, और मेरी वो बुराई वाकई सच है, लेकिन मेरी वो बुराई किसी दूसरे बंदे को बताना कि हाँ इस फलां बंदे के अंदर ये बुराई शामिल है, तो है तो सच बोलना, लेकिन क्या ये सच बोलना सही है उस वक्त में कि जब हम किसी मामले में जो हो तय करने जा रहे हो। तो बाज़ औक़ात इट ऑल्सो डिपेंड्स कि जो तहज़ीब याफ्ता माशरे होते हैं उनमें पेशेंस की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है, और इफ़ यू हैव टू बी ऑनेस्ट then the other person should be patient enough, have the patience enough to listen what you are saying. Otherwise, if that person is not that much have patience, then the honesty that you are saying something honestly, and without the patience, the other person should have stated that patience, so the environment can be disturbed, the very fabric of the nature can be disturbed. इसीलिए एक तो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है डिसऑनेस्टी के लिए, कि एक्शंस आर रॉन्ग इफ़ दे वायलेट द मोरल एजेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये है ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी की फॉर्म। अगर वो किसी बंदे की मोरल एजेंसी को, मोरल स्टैंड पॉइंट को, या मोरली किसी बंदे को प्रॉब्लम दे रहे हो, उसकी मोरालिटी को डैमेज कर रहे हो, तो वो एक्शंस रॉन्ग समझे जाएंगे। अब उसमें इमोरल एक्ट की बात नहीं हो रही, मोरल एक्ट की ही बात हो रही है, और मोरल एक्ट ही की तस्वुर किया जाएगा, पहली चीज़ तो ये। तो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन की बात हमने की। दूसरा है, इंजीनियर्स शुड इंश्योर दैट एम्प्लॉयर्स, क्लाइंट्स एंड द जनरल पब्लिक मेक डिसीजंस रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी with understanding, particularly the understanding of the consequences. Without the understanding of the consequences, if someone takes actions and without understanding the consequences, then those actions can be lethal, can be very devastating for the society itself if we do not think of the consequences first. That is the one of the major thing. So as an engineer, one must understood what would be the consequences of their actions, of the engineer's action. Engineers should ensure that employers, clients and general public make decisions regarding technology with understanding. यानी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो डिसीजंस लें, क्लाइंट्स ऐसे डिसीजंस लें जिनके बारे में जिसके पहले वो कॉन्सिक्वेंसेस का उनको पता हो। तो इसके लिए एक तो हमने रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, वाई डिसऑनेस्टी इज़ रॉन्ग, हमने रिस्पेक्ट फॉर पर्सन के पैराडाइम में इसको जज किया। दूसरा जो पैराडाइम है जजमेंट करने का वो है यूटिलिटेरियन पैराडाइम इसका। अब यूटिलिटेरियन जो लफ्ज़ यूटिलिटी से निकला है, टू मैक्सिमाइज द गुड फॉर जनरल पब्लिक, ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है। तो हमने इसमें एक्ट यूटिलिटेरियन पढ़ा था, रूल यूटिलिटेरियन पढ़ा था, गोल्डन रूल अप्रोच पढ़ा था। तो एक्शंस शुड प्रमोट ह्यूमन हैप्पीनेस एंड वेलबींग, ये एक जनरल डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि